स्वागत है आपका वी के बुक चैनल पर। तो आज हम जानेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास तथा यह वीडियो कृपया पूरा देखें। और यह वीडियो जो लोग कंपटीशन के एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब शुरू करते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। देखो बच्चों, देखो दोस्तों, यह ये जो भारत का इतिहास है ये काफ़ी डीपली बताया जा रहा है आपको, और शायद आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन इससे क्या आपका रिवाइज होगा, वीडियो को सुनने से आपको रिवाइज होगा और आपकी पुरानी बातें ताज़ा होगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। इसके अंदर आपको गहराई से बातें बताई जाएगी और पाल वंशजों के बारे में बताया जाएगा। तो शुरू करते हैं पाल वंशज। पाल वंशजों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें की चर्चा करते हैं। पाल वंशज शशांक की मृत्यु के बाद 650 से 750 तक बंगाल की राजनीति का विघटन होता रहा। और इसका मतलब है कि 650 से 750 के बीच बंगाल में ऐसे ही युद्ध होते रहे और बंगाल की जो राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति थी वह काफ़ी खराब हो गई थी। इसी कारण बंगाल के कुछ मुख्य लोगों ने क्या किया, गोपाल नाम का एक व्यक्ति जो योद्धा और सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति था उसको बंगाल का राजा बना दिया। अब बात करते हैं वह कौन था। उसका नाम गोपाल था और उसका जन्म पुंडरवर्धन बोगरा जिला में उसका जन्म हुआ और उसी ने पाल वंश की नींव बंगाल में रखी। अब बात करते हैं उसका साम्राज्य। वैसे तो गोपाल का साम्राज्य संपूर्ण बंगाल पे था। अब बात करते हैं गोपाल द्वारा कला के क्षेत्र में क्या योगदान था। तो उन्होंने ओदंतपुरी आधुनिक बिहार शरीफ में एक बौद्ध विहार उन्हीं ने बनवाया था। और बच्चों, इस प्रकार पाल वंश का पहला शासक गोपाल समाप्त होता है। अब उसके पश्चात हम धर्मपाल की बात करेंगे। धर्मपाल जो गोपाल का उत्तराधिकारी पुत्र था और वह भी एक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। देखो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं कि उसके अधीन कौन कौन से साम्राज्य थे। तो उसके अधीन, धर्मपाल के अधीन कन्नौज, पंजाब, राजपूताना, मालवा तथा बेरार के कई छोटे छोटे राज्य धर्मपाल के अधीन थे या उनकी अधीनता स्वीकार कर चुके थे। अब बात करते हैं बच्चों, दोस्तों, कि उसने कहाँ कहाँ पे पराजय हुई उसकी, उन सभी के बारे में बात करते हैं। तो देखो, वह प्रतिहार शासक वस्त्राज से पराजित हुआ। सर्वप्रथम किससे हुआ? प्रतिहार शासक वस्त्राज से पराजित हुआ। फिर उसके पश्चात वह राष्ट्रकूट राजा ध्रुव के हाथों भी पराजित हुआ। फिर वह प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय के हाथों भी पराजित हुआ। नागभट्ट द्वितीय ने क्या किया बच्चों, दोस्तों, कि उसके द्वारा, धर्मपाल के द्वारा कन्नौज में उसके नाम का एक शासक बैठाया था जिसका नाम चक्रयुध था, उसको पराजित कर दिया और धर्मपाल का एक राज्य मुंगेर पर अधिकार कर लिया। लेकिन राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय ने उसका बचाव कर लिया और धर्मपाल की उसने मदद की। अब दोस्तों बात करते हैं कि उसका शासन कितने साल रहा।
तो उसका शासन 32 वर्षों का रहा। अब बात करते हैं धर्मपाल की कला के क्षेत्र में क्या महत्वपूर्ण योगदान थे। भागलपुर के निकट विक्रमशील में प्रसिद्ध महावीर का निर्माण करवाया था। उसके बाद उन्होंने सोमपुर पहाड़पुर में बिहार का निर्माण करवाया था तथा तारागढ़ के अनुसार धर्मपाल ने 50 धार्मिक संस्थाओं का निर्माण करवाया था और उनके दरबार में महान बौद्ध लेखक हरिभद्र उनके दरबार में रहते थे। इस प्रकार धर्मपाल समाप्त होता है। धर्मपाल के बाद उनका पुत्र देवपाल आया और एक प्रश्न यह बनता है कि पाल वंशजों में सबसे महान शासक कौन था। तो पाल वंशजों में सबसे महान शासक देवपाल ही था। देवपाल ही था। तो उसकी विजय की बात करते हैं। सर्वप्रथम हम देवपाल की बात करते हैं। देवपाल ने कहां कहां पे विजय प्राप्त की। तो उन्हें हिमालय से विंध्य तक पूर्वी पश्चिमी समुद्र तक के क्षेत्रों को जीता। उन्होंने सर्वप्रथम क्या किया दोस्तों कि उन्होंने हिमालय से विंध्य तथा पूर्वी पश्चिमी समुद्र तक के क्षेत्रों को जीता। फिर उन्होंने गुर्जरों व हूणों को पराजित किया तथा उत्कल और कामरूप पर अधिकार कर लिया। फिर देवपाल ने मिहिरभोज को भी पराजित किया। इस प्रकार अब उनकी कला के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। नालंदा के एक बौद्ध विहार में 5 गांव देने का आग्रह किया और उसको स्वीकार कर लिया गया। बौद्ध कवि ब्रजदंत देवपाल के दरबार में रहते थे जिन्होंने लोकेश्वर शतक की रचना की। अरब यात्री सुलेमान भारत आया जिसने अपनी यात्रा विवरण 85वीं लेख में मिलता है तथा अरब यात्री सुलेमान ने पाल वंश को रूमी नाम से भी बताया गया है। अब बात करते हैं कि पाल वंशजों के परिवर्ती शासकों के बारे में बात करते हैं कि पाल वंशजों में कौन कौन से परिवर्ती शासक आए। तो देवपाल की मृत्यु के बाद पाल साम्राज्य का गौरव समाप्त हो गया था। देवपाल के बाद विग्रहपाल आए, विग्रहपाल के बाद नारायणपाल आए तथा नारायणपाल यह अमोधवर्ष व मिहिरभोज के हाथों पराजय झेलनी पड़ी। उनके बाद राज्यपाल आए, गोपाल द्वितीय आए। महिपाल के समय की महत्वपूर्ण घटना बंगाल पर राजेंद्र चोल का आक्रमण था, लेकिन राजेंद्र चोल जो बंगाल पर अपना अधिकार जमा नहीं पाए। इसका उल्लेख हमें राजेंद्र चोल के ही तिरुमलाई शिलालेख से मिलता है तथा पाल वंश का अंतिम शासक मदनपाल था। इस प्रकार दोस्तों ओनली 8 मिनट में पाल वंश समाप्त हो गया और यह इतनी गहराई से बताया गया है कि मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कोई प्रश्न जाने वाला है। हाँ, 10-20 का आंकड़ा हो सकता है, लेकिन अधिकतर बताए हुए के बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। अब बात करते हैं हम सेन वंशजों की। सेन वंश पालों के बाद बंगाल पर सेन परिवार ने शासन किया तथा सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था, जिसे ब्रह्मा क्षत्रिय भी कहा जाता था। ब्रह्म क्षत्रिय उपाधि से लगता था कि वह ब्राह्मण था, लेकिन उसके उत्तराधिकारी स्वयं उसे क्षत्रिय कहा। उत्तराधिकारी हेमंत सेन ने बंगाल की अस्थिर राजनीति का फायदा उठाकर स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया तथा अब हेमंत सेन के बाद उनके पुत्र विजय सेन आए, जिन्होंने दोस्तों 60 वर्षों तक राज्य किया और विजय सेन ने अपने शुरुआती जीवन एक साधारण सरदार के रूप में करी और सरदार रहते ही उन्होंने संपूर्ण बंगाल को जीत लिया। फिर उनके बाद विजय सेन ने परमेश्वर
परमभट्टक और महाराजा धीराज जैसी उपाधि धारण की। तो देखो दोस्तों, प्रश्न कैसे बनेगा कि सेन वंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने महाराजा धीराज, परमभट्टक या परमेश्वर की उपाधि धारण की। तो इसका उत्तर है विजय सेन। क्या है? विजय सेन। अब बात करते हैं, विजय सेन ने 2 राजधानी बनाई, एक पश्चिम बंगाल में विजयपुरी और दूसरी बांग्लादेश में विक्रमपुरा। इन दोनों को राजधानी विजय सेन ने बनाई। प्रसिद्ध कवि श्री हर्ष ने उनकी स्मृति में विजय प्रस्तुति की रचना की। किसकी रचना की दोस्तों? विजय प्रस्तुति की रचना की। विजय सेन के पश्चात उनके पुत्र भल्लाल सेन आए। भल्लाल सेन महान विद्वान थे जिन्होंने दान सागर तथा अद्भुत सागर जैसी पुस्तकें लिखी। वैसे तो भल्लाल सेन ने कुल 4 पुस्तकों का निर्माण किया था, लेकिन प्रमुख रूप से 2 ही थी, अद्भुत सागर और दान सागर। दान सागर में शकुन अपशकुन और अद्भुत सागर में खगोल विषय में लिखा गया है। इस प्रकार भल्लाल सेन का साम्राज्य समाप्त होता है। अब बात करते हैं लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन ये 60 वर्ष की उम्र में 1179 में पिता का उत्तराधिकारी बना तथा आंतरिक विद्रोह से कमजोर हुई सेन शक्ति को बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया। इसका उल्लेख तबकात-ए-नासरी में मिलता है। अब बात करते हैं लक्ष्मण सेन की कला में। वह साहित्य का संरक्षक था और धर्मपरायण वैष्णव था। बंगाल के प्रसिद्ध कवि जयदेव, जिन्होंने गीत गोविंद लिखी थी, उनके दरबार में रहते थे। पवन दूत के लेखक धोया और आर्यशब्द के लेखक गोवर्धन, अन्य कवि उनके दरबार में रहते थे। लक्ष्मण ने पिता द्वारा शुरू की गई अद्भुत सागर पुस्तक को पूरा किया था। इस प्रकार दोस्तों, मात्र 13 मिनट में हमने पाल और सेन वंशजों को जाना तथा आप इनको जानने के लिए कम से कम 5000 लगाते हो और वहाँ पे भी आपको ये ज्ञान मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये ज्ञान मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे प्राप्त कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।